गुड मॉर्निंग बेटा। नमस्कार, सुप्रभात आप सभी को। आज की कक्षा में हमें दो काम करने हैं, एक तो चैप्टर रीडिंग और दूसरा हमारे ही संचयन की बुक का स्मृति वाले चैप्टर में से कुछ प्रश्नों के उत्तर आपसे ही जानने हैं मुझे। ठीक है। आज बेटा आप लोगों से मुझे एक चर्चा ये भी करनी थी कि आपको पता है कि 26 नवंबर जो तारीख है वो हमारे भारतीय संविधान या भारतीय इतिहास में बहुत महत्व रखती है। 26 नवंबर ये वो तारीख है जिस तारीख में हर एक अधिनियम के प्रारंभ में एक प्रस्तावना की व्यवस्था होती है और यही प्रस्तावना उन उद्देश्यों को निर्धारित करती है जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम अपने देश में कानून चाहते हैं। हमारे ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधिपति श्री सुब्बा राव ने भी अपने शब्दों में बताया है कि प्रस्तावना किसी अधिनियम के मुख्य आदर्शों और आकांक्षाओं का उल्लेख करती है। हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी हमारे संविधान के कुछ उद्देश्य निहित हैं और हमारे संविधान निर्माताओं ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के अथक परिश्रम के पश्चात इन सारे उद्देश्यों को हमारे संविधान में निहित कर दिया जो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। इन्हीं उद्देश्यों का आज हम अपनी कक्षा में हमारे विद्यार्थियों के साथ दोहरान करते हैं जिससे हम इस चीज का प्रण ले सकें कि यही सारे उद्देश्य हम एक सजग नागरिक होने के नाते अपने जीवन में भी आत्मसात करेंगे और उनकी गरिमा को बनाए रखेंगे। तो मेरे प्रिय विद्यार्थीगण, आप सभी अपना सहयोग जो है इस कार्य में मुझे दीजिए और साथ साथ में मेरे साथ इसी प्रस्तावना का दोहरान कीजिए। शुरू करते हैं। हम भारत के लोग भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सभी में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को अंगीकृत
अंगीकृत अधिनियमित अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं। और आत्मा अर्पित करते हैं। जय हिंद। जय जय हिंद। धन्यवाद बच्चों आप सभी का। आपने इस महत्वपूर्ण कार्य में अपना सहयोग दिया और सहयोग देते हुए इस कार्य को अच्छे से सफल बनाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो बताते हैं कि ये जो तेज धमाका हुआ था ये क्या था। उन्होंने आगे इसी चीज को हमारे सामने प्रस्तुत किया कि एक लंबा बर्फ का बहुत बड़ा पिंड यानी टुकड़ा हमारे कैंप के ठीक ऊपर शिखर का नाम है, जिसका नाम है लाहोत्से। लाहोत्से ग्लेशियर का मतलब होता है बर्फ की बहुत बड़ा चट्टान या पहाड़। वहां से एक बर्फ का बहुत बड़ा जो टुकड़ा है वो टूट कर नीचे आ गिरा। अब जब बर्फ गिरती है तो आसपास के हिस्सों में भी खूब तेज कंपन होता है और उसके कारण वहां छोटी मोटी बर्फ जो है वो बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में, धुएं के रूप में चारों तरफ छा जाता है और उसका एक विशाल हिमपुंज बन गया। हिम के खंडों, बर्फ के टुकड़ों और जमी हुई बर्फ के इस विशालकाय पुंज ने एक एक्सप्रेस गाड़ी की तेज गति और भीषण गर्जना, एक्सप्रेस गाड़ी की तेज गति और भीषण गर्जना के साथ सीधी ढलान से नीचे आते हुए हमारे कैंप को तहस नहस कर दिया। कैंप नंबर 3 था, लाहौसे के शिखर के पास नजदीक था। उनके पास जो है उस कैंप में 2 व्यक्ति और थे जो उनके सहयोगी थे। उनका नाम यहाँ पर दिया गया है लोबसांग और तशारिंग। बाकी जो है वो दूसरे कैंप में थे और वो बता रही है कि सारे कैंप को उन्होंने तहस नहस कर दिया। वास्तव में हर एक व्यक्ति को चोट लगी और ये आश्चर्य की बात थी कि मौत किसी की भी नहीं हुई। अब जो है जब बर्फ का इतना बड़ा एक पुंज टूटा और जब इतने सारी बर्फ बह करके इनके ऊपर से निकल गई तो कुछ तो बर्फ उनके ऊपर जम भी गई। अब जमने की वजह से क्या हुआ, उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगी। अब उसको जो बछेंद्री पाल है वो कह रही है कि मैं तो सोई हुई थी और जैसे ही मेरे सिर से वो हिस्सा टकराया मेरी आंख खुली। आंख खुलते ही मैंने अपने आप को एक बर्फ के टुकड़े के बर्फ के एक आवरण के भीतर अपने आप को छिपा हुआ पाया। अब वो क्या करती है कि अपने जीवन को कैसे बचाया जाए। अब वो तो अंदर बंद है, अब उसको कौन बाहर निकालेगा जिससे भाई उसको सांस लेने में सहायता मिल सके, वरना तो उसकी वहीं जो है समाप्ति हो जाएगी। तो लोबसांग जो था उनके ही उसी कैंप में था, तंबू में था। लोबसांग ने क्या निकाली, स्विच छुरी। मैंने आपको बताया है कि एक ऐसा चाकू जिसका बटन दबाते ही एक चाकू छोटा सा उसमें से बाहर निकल आता है, लोहे का, बहुत ताकतवर। स्विच छुरी की मदद से उन्होंने तंबू का रास्ता साफ किया और तेजी से उन्होंने उस बछेंद्री को भी बचाने की कोशिश की। थोड़ी सी भी देर का अर्थ था मौत। बड़े बड़े हिमपिंडों को मुश्किल से हटाते हुए उन्होंने बछेंद्री के चारों तरफ जमे हुए कड़े बर्फ की खुदाई की और उस बर्फ की कब्र में से बछेंद्री को खींच लाने में वो सफल हो गए। तो इस तरह से देखो बछेंद्री को एक जीवन दान मिल गया, वरना तो वहां पर उनका खात्मा हो सकता था। सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए, यानी वहां पर जितनी भी उन लोगों की सिक्योरिटी के लिए जो ग्रुप था वो सारा वहां आ गया। और 16 मई को प्रातः 8 बजे, अब पहले तो वो कैंप 3 में थे, जो ये घटना हुई इसकी वजह से क्या हुई, वो सारे के सारे वापस रिटर्न हो गए और रिटर्न होकर वो वापस कैंप 2 पर पहुंच गए। एक शेरपा था, उस शेरपा की टांग की हड्डी टूट गई और उसे हाथों से बनाए हुए स्ट्रेचर पर लिटाकर नीचे लेकर गए। अब जो है जो दल था बछेंद्री पाल का, उसका जो नेता था कर्नल खुल्लर, उन्होंने उनसे पूछा, यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक जबरदस्त साहसिक कार्य था कि वही स्ट्रेचर हाथों से बनाया और तुरंत उस घायल व्यक्ति को जो है रखकर और नीचे ले जाया जा रहा है। ये वास्तव में बहुत साहस का कार्य है। अब सभी 9 पुरुष सदस्यों को चोटें लगी। 11 थे, 2 पहले से ही वहां से निकल चुके थे क्योंकि वो घबरा गए। अब जो 9 पुरुष थे उन सभी को चोट लगी, हड्डियां भी टूटी और उनको वापस से कहाँ भेज दिया, बेस कैंप में भेज दिया। देखिए कैंप 3 की घटना थी, ये वापस से वहां से रिटर्न होते हुए कैंप 2 में गए, लेकिन जो गंभीर रूप से घायल थे, जिनसे अब चला जाना भी मुश्किल था, हड्डियां टूट चुकी थी, उनको वापस बेस कैंप भेज दिया। तभी कर्नल खुल्लर ने बछेंद्री की तरफ मुड़कर कहा, क्या तुम भी भयभीत थी? तो वो उसने वापस जवाब दिया, जी हाँ। तो वो कर्नल खुल्लर फिर से पूछ रहे हैं, क्या तुम वापस जाना चाहोगी? और वापस से बछेंद्री दृढ़ साहस के साथ उत्तर दे रही है, नहीं। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना उत्तर दे दिया।
अब आगे बता रही है कि ये कहाँ पर पहुंचे। अब ये पहुंचते हैं कि साउथ पोल कैंप। बचेंद्री बता रही है कि अब मैं जो है साउथ पोल कैंप हम पहुंच गए। अब वहां पर उनको जो यात्रा करनी थी वो अकेले तय नहीं करनी थी। अब इस यात्रा में इनका सहयोग देने वाले 3 व्यक्ति और थे, की, जय और मीनू। इनके नाम दिए गए हैं की, जय और मीनू। तो बचेंद्री बता रही है कि मैंने खाना, कुकिंग गैस और ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ इकट्ठा किया। दोपहर 1:30 बजे जब गगन बिस्सा वहां आए तो उन्होंने बचेंद्री को चाय के लिए गर्म पानी करते हुए देखा। की, जय और मीनू अभी बचेंद्री से बहुत पीछे थे और बचेंद्री को इस बात की चिंता भी थी क्योंकि अगले दिन की चढ़ाई उन्हें उन तीनों के साथ ही करनी थी और वो जो तीनों थे वो धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि उनके पास भारी लगेज था, सामान का बोझ था और साथ में बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। और आपको पता है कि इतनी ऊंचाई पर बिना ऑक्सीजन के चलना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है क्योंकि वहां धीरे धीरे ऑक्सीजन का जो स्तर है वो कम होता जाता है, इसलिए ऑक्सीजन का सिलेंडर जो है उनको अपने साथ रखना पड़ता है। और वो तीनों बिना ऑक्सीजन के जब ऊपर चल रहे थे तो उनको आने में समय लग रहा था। अब दोपहर बाद बचेंद्री बता रही हैं कि मैंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस को जूस से भर लिया और दूसरे को गर्म चाय से भर लिया और नीचे जाने का निश्चय किया। यानी जब वो साउथ पोल कैंप पहुंच गई थी तो उसने कहा कि अब साउथ पोल कैंप पर मैं अकेली पहुंची हूँ, अब मुझे नीचे जाना है क्योंकि जो मेरे साथी रह गए हैं कल की दुर्घटना में जो घायल हुए हैं उनको ऊपर आने में थोड़ा समय लग रहा है तो मैं उनकी मदद करूंगी। तो उसने अपने दोनों हाथों में एक थर्मस लिया जिसमें जूस था, दूसरा थर्मस लिया उसमें गर्म चाय थी और नीचे जाने लगी। बर्फीली हवा में तंबू से बाहर कदम रखा और जैसे ही कैंप क्षेत्र से बाहर पहुंची तुरंत उनकी मुलाकात मीनू से हुई। की और जय उसके पीछे थे। लेखिका ये कह रही है कि मुझे जय जनेवा स्पर की चोटी के ठीक नीचे मिला। उसने आभार पूर्वक चाय वगैरह पी लेकिन मुझे और आगे जाने से रोका। मगर मुझे की से भी मिलना था इसलिए थोड़ा और नीचे उतरने पर मैंने वहां की को देखा। वह मुझे देखकर अक्का बक्का रह गया। यहाँ क्वेश्चन बनता है बेटा की जो है वो लेखिका को देखकर अक्का बक्का क्यों रह गया? क्योंकि कल जो दुर्घटना हुई थी कैंप 3 में ग्लेशियर के टूटने से कैंप के सारे सदस्य घायल हुए थे, फिर भी लेखिका ने दृढ़ संकल्प होकर अपने साथियों की मदद करने का निश्चय किया और वो कैंप से बाहर आकर नीचे की तरफ रवाना हुई। उनके इस साहस को देखकर की जो है वो हक्का बक्का रह गया। तुरंत उसने प्रश्न पूछा, तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बचेंद्री? तो बचेंद्री ने जवाब दिया, मैं भी औरों की तरह एक पर्वतारोही हूँ, इसीलिए इस दल में आई हूँ। शारीरिक रूप से मैं ठीक हूँ, इसलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए? तो की इस बात पर हंसा और उसने पेय पदार्थ से अपनी प्यास बुझाई, लेकिन उसने अपना जो किट है वो ले जाने नहीं दिया। यानी लेखिका ने इतना उसका जो है मदद किया उसका तो उसको अच्छा लगा, लेकिन वो कह रहा था कि सामान तो मैं ही अपना उठा करके ले चलूंगा, इसके लिए मैं लेखिका को बिल्कुल भी कष्ट नहीं दूंगा। थोड़ी देर बाद वो पहुंचे कहां पर? साउथ पोल कैंप। साउथ पोल कैंप से लाटू और बिस्सा, लाटू भी एक व्यक्ति का नाम है और गगन बिस्सा का नाम आया है, वो भी लेखिका कहती है हमसे मिलने के लिए नीचे उतर आई। और अब सब साउथ पोल कैंप पर जैसे भी सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी उस पर लौट आए। साउथ पोल ये जगह किस नाम से जानी जाती है? तो बेटा यहाँ पर भी आप इसको रेखांकित कीजिए, यहाँ प्रश्न बनता है और कई बार पूछा भी जाता है कि साउथ पोल किस नाम से प्रसिद्ध है। साउथ पोल पृथ्वी पर बहुत कठोर सतह के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है कि इस धरती पर सबसे ज्यादा कठोर जगह साउथ पोल है। यहाँ की धरती बहुत बहुत ज्यादा कठोर है। अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठ गई, लेखिका बता रही है, और बर्फ पिघलाई। अब देखो वहां जब भी उनको पानी की जरूरत होती थी वो क्या करते थे? बर्फ को पिघलाते थे और उसी पानी में उन्होंने चाय बनाई, कुछ बिस्किट खाए और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता किया। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, चॉकलेट क्यों खाई? क्योंकि चॉकलेट जो है वो जिस कोको पाउडर से बनी हुई होती है उसके अंदर ऐसे जो खाद्य सामग्री मिश्रित होती है जो शरीर के अंदर गर्माहट रखती है। ठीक है, तो चॉकलेट खाने का आधा नाश्ता करने के बाद, हल्का नाश्ता करने के बाद लेखिका कहती है कि मैं लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी, यानी आगे की ओर बढ़ने लगी। अंगदौड़ जी बाहर खड़ा था और कोई आसपास था नहीं। अंगदौड़ जी बहुत सॉलिड पर्सन है बेटा, ध्यान देना। यहाँ अंगदौड़ जी के विषय में जानकारी दी गई है और उसका जो है आप लोगों को भी नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि अंगदौड़ जी को यहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग क्यों माना गया है। वो बता रहे हैं, देखो
अंगदोर्जी बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई करने वाला था, लेकिन इसके कारण उसके पैर ठंडे पड़ जाते थे। अब बिना ऑक्सीजन के चल रहा है तो शरीर में वैसे भी उसके गर्माहट नहीं रह पाएगी और पैर ठंडे हो जाते, इसलिए वह ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि में शिखर पर नहीं जाना चाहता था। दोपहर का टाइम था कि ऊपर चढ़ते चढ़ते शाम हो जाएगी और शाम होते होते रात हो जाएगी, इसीलिए उसे या तो उसी दिन चोटी तक चढ़कर साउथ पोल पर वापस आ जाना था या अपने प्रयास को वहीं छोड़ देना था। अब अंगदोर्जी के पास दो ऑप्शन थे, या तो वो बचेंद्री का साथ देते हुए, क्योंकि उस समय 5:30 ही बजे थे, अगर अंगदोर्जी मिल गया तो अंगदोर्जी उसका साथ देते हुए आगे जा सकता था। ठीक है, अब उसके पास दो ऑप्शन थे, या तो वो वापस से साउथ पोल पर आ जाए या फिर अपने प्रयास को छोड़ दे और लेखिका जो है उसका सहायक बनकर तुरंत ऊपर की ओर चढ़े, क्योंकि अगर वो दोपहर को चढ़ाई करेंगे, अगर इतना वेट करेंगे तो फिर रात हो जाएगी और रात के समय इतनी चढ़ाई को चढ़ना बहुत मुश्किल का काम है। ठीक है, तो अब क्या किया उन्होंने निश्चय किया, क्या निश्चय किया कि वह तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था। ठीक है, वो तो कहता था कि 5:30 बजे अभी अब अगर चढ़ना शुरू करेंगे तो लगभग दोपहर तक अपना ये रास्ता हम तय कर लेंगे। उसने बचेंद्री से पूछा, क्या मैं उसके साथ जाना चाहूंगी, यानी बचेंद्र से पूछ रहा है, भाई तुम मेरे साथ चलना चाह रही हो? एक ही दिन में साउथ पोल से सीधा चोटी तक पहुंचना और फिर वापस आना बहुत कठिन और बहुत मेहनत का काम था। इसके लिए यदि अंगदोर्जी के पैर ठंडे पड़ गए, यानी अगर उसके पैर ठंडे पड़ने लगे और बिना ऑक्सीजन के वो वहां जा रहा है, तो उसको वापस लौट कर आना बहुत जोखिम था। तो लेखिका कहती है, मुझे फिर भी अंगदोर्जी पर विश्वास था और साथ साथ मैं जो है आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी, यानी मुझे पूरा विश्वास था कि जो पहाड़ की चढ़ाई चढ़नी और पूरी मेहनत के साथ उस काम को पूरा करना, इस काम में अंगदोर्जी कभी भी पीछे नहीं रह सकता। अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि उस समय बहुत अर्ली मॉर्निंग वाला टाइम था, 5:30 बजे अंधेरा ही रहता है। अब जो है उन्होंने चढ़ाई शुरू करी, देखो कितने बजे, सुबह 6:20 पर जब अंगदोर्जी और मैं यानी बचेंद्री साउथ पोल कैंप से बाहर निकले तो दिन ऊपर चढ़ गया था, यानी उस समय सूर्योदय हो गया। हल्की हल्की हवा चल रही थी लेकिन ठंड भी बहुत ज्यादा थी। मैंने अपने आरोही उपस्कर में काफी सुरक्षित और गर्म थी। आरोही उपस्कर यानी वो ऊपर का एक जो कपड़ा था या जो ड्रेस थी जिसको पहन करके वो जो जितने भी माउंटेनियर्स हैं वो ऊपर माउंटेनिंग के लिए जाते हैं, उस कवर को क्या कहा है उन्होंने, आरोही उपस्कर। हमने बगैर रस्सी के चढ़ाई की। अंगदोर्जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए और मुझे भी उनके साथ चलने में कोई मुश्किल नहीं हुई। जमे हुए बर्फ की सीधी और ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त थी, इतनी भुरभुरी थी, मानो शीशे की चादरें बिछी हो। बर्फ है ये और इतनी कठोर बर्फ है। हमें बर्फ काटने के लिए फावड़े का इस्तेमाल करना पड़ा, यानी आगे बर्फ जो है वो बहुत नुकीले सिरे का रूप ले चुकी थी और इसलिए उन्होंने जो है फावड़े के माध्यम से उस बर्फ के नुकीली बर्फ को टुकड़ा टुकड़ा करते हुए आगे चढ़ना शुरू किया। मुझे इतनी शक्ति से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि जमे हुए बर्फ की धरती को क्या कर दिए, फावड़े के दांत काट सके। मैंने उन खतरनाक स्थलों पर कदम अच्छी तरह सोच समझ कर उठाया। 2 घंटे से कम समय में हम शिखर कैंप पर पहुंच गए। बाजी, जिस टारगेट को लेकर चले थे उस टारगेट तक वो पहुंच गए। अंगदोर्जी ने पीछे मुड़कर देखा और मुझसे कहा कि क्या मैं थक गई हूँ? तो मैंने जवाब दिया नहीं, जिसे सुनकर वो बहुत आश्चर्यचकित हुए और खुश हुए और उन्होंने कहा कि पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे और यदि हम इसी गति से चलते रहे तो हम शिखर पर भी दोपहर 1 बजे पहुंच जाएंगे। अब देखो, पहले तो वो पहुंचे शिखर कैंप पर, अब वहां से भी 1 घंटे की यात्रा तय करनी थी और वो कहाँ पहुंच जाते, शिखर पर पहुंच जाते। अब देखो, उनके पीछे पीछे एक व्यक्ति और था जिसका नाम था लाटू, और अब ये जो है लास्ट दक्षिण दिशा में सबसे ऊंचे शिखर पर लगाए गए कैंप में थे। उस कैंप से 1 घंटे की चढ़ाई और चढ़नी थी और वहां चढ़ करके वो मेन जो पॉइंट है, यानी जो शिखर है, यानी जो पहाड़ की चोटी है जिसका नाम माउंट एवरेस्ट है, जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर ऊंची। अब वहां पर वो पहुंचने के लिए किस तरह का प्रयास करते हैं, तो देखिए एक गद्यांश हम यहाँ और पढ़ लेते हैं
कि लाटू हमारे पीछे पीछे आ रहा था और हम दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे, वो हमारे पास पहुंच गया। थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद हमने फिर चढ़ाई शुरू करी। लाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था, इसीलिए अंगदौर जी और मैं उसी रस्सी के सहारे चढ़ने लगे। यानी एक आगे जाने वाले व्यक्ति ने एक हिस्सा पकड़ लिया और उसके पीछे आने वाले व्यक्ति ने एक हिस्सा पकड़ लिया। इस तरह से रस्सी की सहायता से वो आगे की ओर बढ़ रहे थे। इसीलिए अंगदौर जी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लाटू एक हाथ से रस्सी पकड़े बीच में चला। उसने रस्सी अपनी सुरक्षा के बजाय हमारे संतुलन के लिए पकड़ी थी। लाटू ने ध्यान दिया कि मैं इन ऊंचाइयों के लिए सामान्यतया आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा मात्र 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। यानी इतनी ऊंचाई पर पहुंचकर व्यक्ति को 4 लीटर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, वहीं पर बछेंद्री के पास तो मात्र 2.5 लीटर ऑक्सीजन थी, वो भी पर मिनट की दर से वो लेकर चढ़ रही थी। मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उन्होंने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे पता चला कि सपाट और कठिन चढ़ाई चढ़ना भी अब मुझे क्या लग रहा था, आसान लग रहा था, क्योंकि बॉडी के अंदर पूरी ऑक्सीजन का लेवल चला गया। ठीक है, अब क्या हुआ? अब देखो वहां पर जैसे जैसे वो ऊपर की ओर बढ़े, वहां आपने देखा था, आपने पाठ की शुरुआत में पढ़ा था, एक बहुत बड़ा जो है 10 किलोमीटर लंबा और 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बनने वाली हवाओं की वजह से जो बर्फ का बहुत बड़ा प्लुम, यानी एक ध्वज जैसी आकृति दिखाई दे रही थी। उसी ध्वज जैसी आकृति में एक दूसरे को देखना भी बहुत मुश्किल होता है, और एक दूसरे को अगर देखे नहीं तो फिर उनके लिए थोड़ा जो दृश्यता शून्य जो है वातावरण में, यानी दिखना भी बंद हो जाना, इतनी बर्फ की चादर छाई रहती थी, इतनी वहां पर बर्फ के बुरबुरे टुकड़े और इतनी तेज हवा, और हवा के कारण वो बर्फ के बुरबुरे टुकड़े जो है उनकी बॉडी पे लगते, उनकी आंखों पे लगते, उससे ऐसे वातावरण में अपने आप को वहां पर दृढ़तापूर्वक बनाए रखना बहुत मुश्किल था। तो देखिए ये क्या कहते हैं कि दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके बुरबुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे, जिसके कारण जो दिखना था वो बिल्कुल बंद हो गया था। अनेक बार देखा कि केवल थोड़ी दूरी के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, यानी उन्होंने गौर किया कि भाई जहां तक पहुंचे उसके बाद आगे कोई चढ़ाई नहीं है और दिखना भी बंद हो रहा है। ढलान एकदम सीधा नीचे चला गया, यानी सबसे ऊंचा शिखर और नीचे की तरफ, सबसे ऊंचे शिखर की तरफ देखा तो वहां दिखाई दे रहा था कि दूसरी तरफ से वो सीधा ढलान है। मेरी सांस मानो रुक गई और मुझे एक विचार आया कि वास्तव में अब सफलता बहुत ज्यादा नजदीक है। अब वो क्या सफलता थी? तो बेटा आज अब ये एक पेज का बचा है, इसको कंप्लीट कर ही देते हैं। लेखिका बता रही है उस लोमहर्षक पलों को, उस रोमांचकारी घटना को, उस आनंदपूर्ण क्षण को जब उसने उस एवरेस्ट की चोटी पर अपना कदम रख दिया था। बता रही है देखो कि 23 मई 1984 के दिन दोपहर 1:07 पर, ये रिकॉर्ड टाइम है बेटा, 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी और एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं पहली भारतीय महिला बन चुकी थी। अब वहां एवरेस्ट की चोटी की क्या स्थिति थी? एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि दो व्यक्ति साथ खड़े रह सके, एक तो अंगदौर जी और एक लेखिका खुद। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी ढलान को देखते हुए हमारे सामने सुरक्षा का भी एक प्रश्न था। तो हमने पहले बर्फ के तोड़ने वाले उस फावड़े से बर्फ की खुदाई की, अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित करके स्थिर बनाया। इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी और बर्फ पर अपने माथे को लगाकर मैंने इस सागर माथा के ताज का चुम्बन लिया, यानी उस जगह को चूमा। बिना उठे मैंने अपने थैले से माँ दुर्गा का एक चित्र और हनुमान चालीसा निकाली। ये होती है बेटा भारतीय की निशानी। मैंने इनको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे माता पिता का ध्यान आया। यानी जब भी हम सफलता को प्राप्त करते हैं तो सबसे पहले हम किसको याद करते हैं? अपने मम्मी पापा को, क्योंकि उनके ही द्वारा हमारी एक एक रक्त की कण संचित होती है, वही हमारे अंदर ऐसा साहस भरते हैं कि हम ऐसे रोमांचकारी कार्य भी कर गुजरते हैं। तो बेटा आगे के इस पाठ को हम परसों की क्लास में करेंगे। धन्यवाद, आपने इस पाठ को अच्छे से पढ़ा और समझा, और आगे हो सकता है आपको इससे रिलेटेड एक अच्छा सा वीडियो भी दिखाया जाए। धन्यवाद।